आप ये कह रहे थे कि हड्डियां प्रभावित हो रही हैं, बच्चों के पैर तक टेढ़े हो जाते हैं और माँ बाप को जब पता लगता है तब तक बहुत देरी हो चुकी है। मैं चाहती हूँ हमारे जो दर्शक इस वक्त शो देख रहे हैं उनको वक्त रहते हुए जानकारी मिले, करें क्या अपने बच्चों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए? जैसे ही सर्दियां आ जाए तो विटामिन डी सप्लीमेंट डेली डोज आती है, इसकी वो स्टार्ट कर दे। यदि विटामिन डी बच्चा आपका छोटा है, 2 साल या 4 साल तक का बच्चा है, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेनी है। यदि 4 साल से 10 साल का बच्चा है तो 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेनी है। और यदि बच्चा 10 साल से बड़ा है, मतलब कि ग्रोथ स्पर्ट में आ गया है, तो 1000 से लेके 2000 इंटरनेशनल पर डे हम ले सकते हैं। ये डेली डोज है, मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड टेस्ट भी करवा के फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर आप ये सोचें कि सब कुछ डाइट के भरोसे मिल जाएगा। इंडियन सिनेरियो में हमारा ये कल्चर रहता है कि हम जो भी मिले हम डाइट से पूरा कर लें उसको। हल्दी से, ये सब अच्छी चीज़ होती है, हल्दी खानी चाहिए, ये सब कुछ इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। हल्दी हुआ, अदरक हुआ, काली मिर्च हुई। लेकिन एक विटामिन डी एक ऐसा है जो मेनली फिश लीवर ऑयल या कोल्ड लीवर ऑयल में या एग योक में, इनमें मिलता है। वो हम अब इंडियन सिनेरियो में हम फिश लीवर ऑयल नहीं यूज़ करते हैं। हम अपने घरों में जो भी खाना बनाते हैं, या तो सरसों का तेल है या फिर जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमेशा वेजिटेबल जो भी यूज़ करते हैं तो नॉन वेज नहीं सोर्स होता है जनरली। तो विटामिन डी एक ऐसी रिकमेंडेशन है मेरी कि विटामिन डी आपको जैसे ही सर्दियाँ आती है बच्चों को देना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, डॉक्टर से कंसल्ट करके, या डेली डोज मैंने आपको बताई है उस हिसाब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये आर्थराइटिस के केसेस बचें इसके लिए क्या करें? अच्छा, आर्थराइटिस एक अलग इशू है। आर्थराइटिस जैसे ये डायरेक्ट जो है सर्दियों से लिंक है, डायरेक्ट इसका पोल्यूशन से लिंक है। आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बढ़ता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के इंसिडेंट 20% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका एक खास बात है कि घर में हम यदि एयर प्योरीफायर लगाएं, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें ताकि ये पार्टिकल कम से कम हमारे बॉडी के अंदर जा सके। दूसरा, कुछ खाने की भी हम बातें करें तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कहते हैं, मतलब जो बॉडी में हमारे इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तो जैसे हम मान लें कि जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, काली मिर्च हुआ, होल ग्रेन, जैसे होल ग्रेन हो गए, जैसे ओट मील आ गया। ओट मील के अलावा किनुआ भी एक तरह से चावल बनाया जाने वाला एक पदार्थ है। जैसे चावल बनाते हैं ऐसे किनुआ बनता है, ये भी एक होल ग्रेन फूड होता है। तो जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फैटी फिश जिसको बोलते हैं, जो आती है वो भी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कम करती है। जो बेरीज आती हैं ये भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो ये फूड हमें ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे रिफाइन ग्रेन है, जैसे मैदा हुआ, पास्ता हुआ, स्वीट हो गए, मीठा, जितना भी मीठा आप लाओगे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। एक तो पोल्यूशन से इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है और हम फूड भी ऐसा ले रहे हैं जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये हमें आर्थराइटिस की तरफ लेके जा रहा है। तो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मतलब शुगर का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए। दूसरा ये कि हेल्दी फूड में आप आगे बढ़िए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि अदरक को, मतलब अदरक, काली मिर्च, ये तो ऐसा है कि घर घर में इस्तेमाल होती है। हल्दी बहुत अच्छा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। हाँ, कच्ची हल्दी यदि आप पानी में डाल के सुबह लेते हैं, उसके साथ काली मिर्च मिलाना जरूरी होता है। तो कच्ची हल्दी आप लेते हैं, ये एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है और ये बहुत अच्छा सोर्स है हमें हेल्दी रखने का। तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं सर्दियों के टाइम पे। और कल्याण सर, अगर आपके पास आते हो मैं ये पूछूं कि ये जो अभी पॉल्यूशन है इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जिस पर अभी रिसर्च हो रही है, उसको पता लगाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि ये बहुत ही हार्मफुल हैं। तो अभी लोगों के पास क्या ऑप्शन है? लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कहा पेड़ लगाएं, लेकिन छोटे छोटे घर, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। महानगरों का तो हाल यही है, ज़मीनें कम पड़ रही है, लोग बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं? अब यह सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अभी जो बड़े परिवार हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, अच्छे परिवार वाले लोग हैं, तो ये तो कहीं से दवाइयाँ और इस तरह के सप्लीमेंट दवाइयाँ खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या उन लोगों की है भारत में जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास इतने बड़े संसाधन नहीं हैं। उनके लिए समस्या है कि वे कहाँ से इस प्रकार की अपनी व्यवस्था कर पाएंगे। उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती है, तो उनकी भी हमें देखना होगा। और विशेषतः ये भी है कि आजकल ठंड की वजह से हर जगह आले जल रहे हैं। सब जगह सरकार कहती है कि हम तो गरीबों के लिए बहुत सारा जगह जगह हर चौराहे पर जो है हम आग की व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े बड़े आले जल रहे हैं। इनसे जितना धुआं हो रहा है उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो सरकार को इस चीज के लिए प्रबंधन करना चाहिए कि किस क्षेत्र में ये आले जलाने चाहिए, कहाँ जरूरत है। आप ऐसी जगह पर जला रहे हैं जहाँ के लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, वहां तुमने आले जला करके रखे हैं।
केवल आप ये देखते हैं कि हमारी सरकार इतनी लोकप्रिय है, हम सब जगह आले जला रहे हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा सा हमें प्रबंधन की भी जरूरत है कि हम उन क्षेत्रों में जहां गरीब तक पे रहते हैं, जहां जरूरत है, जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, इंतजार करते हैं, उन स्थानों पर हम थोड़ा सा गर्मी के लिए आले जला सकते हैं। और उसके बाद अगर हो सकता है हम तो वैकल्पिक व्यवस्था भी हमारे पास है, कुछ सोलर हम वहां पर वो लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, इस तरह की कोई और व्यवस्थाएं वहां पर बना सकते हैं, क्योंकि हमें प्रदूषण से बचना है। प्रदूषण हर कोई इससे, चाहे वो कोई अमीर हो गरीब हो, इस प्रदूषण से बच नहीं सकता है। तो हमें सार्वभौम किसी का उसमें ये देखना होगा। पहले लोग कहते थे पराली जलती है, पराली जलने से ये सारा प्रदूषण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पराली तो अब भी नहीं जलती है, तो अब ये प्रदूषण किसका हो रहा है? ये तो सब हम लोग कर रहे हैं। सारे जगह जगह प्लास्टिक के ढेर कर रखे हैं, प्लास्टिक के ढेरों पर आग लगा रहे हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है सारा, लोग उससे ये सोचते हैं कि शायद हम ये आग जला करके आग ताप लेंगे, और उतना सारा जो जहरीली गैसें उस प्लास्टिक को कूड़े से जलाने से निकल रही हैं, वो सारा प्रदूषण पैदा कर रही हैं, और फिर वो नमी को पा करके वो और ज्यादा मतलब खुद लोग गलतियां कर रहे हैं और सवाल दूसरों से पूछ रहे हैं। इसका आसान शब्दों में ये कह सकते हैं। सर फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर दीपक सर लोगों से? क्या है कि अब पोल्यूशन हो रहा है, हमें अपनी तरफ से सब कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन कम से कम हो। जो हम केयर कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है और हमें इससे लड़ना है। एक तो पोल्यूशन होने नहीं देना है, दूसरी बात यह है कि यदि पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें हमें फेस करना है। जो हम चेंजेस कर सकते हैं वो हमें करना है। जैसे बाहर यदि हम जाते हैं मास्क लगाएं, यदि एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं तो बेटर है कि घर में एयर प्योरीफायर ही लगाएं। दूसरा, जो हमें नियमित जो हमारे वॉक है, नियमित व्यायाम है, जो हम बाहर पोल्यूशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उसे घर में भी कंटिन्यू करें। घर में भी यदि आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप लोगे, यदि आप 10 मिनट या 5 मिनट चलते हो घर में भी इधर उधर, वो भी एक तरह से एक्सरसाइज के पार्ट होता है। क्या होता है कि हम जनरली फीमेल्स के लिए आता है, फीमेल्स घर में रहती हैं, वो एक जगह खड़ी रहती हैं, वो सोचती है कि ये एक्सरसाइज का पार्ट है, पर ऐसा नहीं है। उनको एक जगह खड़े रहना नहीं है, उनको भी वॉक करते रहना, बीच में जो काम करते रहना उनको वॉक करते रहना। और 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में व्यायाम बहुत जरूरी है। इस समय व्यायाम का बहुत रोल आ जाता है। जब हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आउटडोर में नहीं निकल पा रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है हमें जॉइंट्स के लिए। क्या होता है कि जैसे ही सर्दियां आती है, जैसे ही स्मोक बढ़ने लग जाता है, समय कम है सर, जल्दी से आपको समाप्त करना होगा। जैसे ही स्मोक बढ़ने लग जाता है, हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लग जाती है। हमारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जोड़ हमारे सख्त हो जाते हैं। यदि आप सुबह उठ के यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो इस चीज से आप इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, विटामिन डी की कमी आपको ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भारत 24 देखते रहिए। नमस्कार।